दोस्तों, भारत के मुसलमानों ने एक नया उदाहरण पेश कर दिया। मुसलमानों के इस एक कदम से भारत में सांप्रदायिकता के जहर को उगलने वाले कट्टरपंथी सोच को ज़बरदस्त तरीके से झटका लगा होगा। इससे ज़्यादा पॉजिटिव और धाकड़ जवाब हो नहीं सकता था जो भारत के मुसलमानों ने दिया। भारत के मुसलमानों ने यह साबित कर दिया कि वो इस देश को दिलो जान से ज़्यादा चाहते हैं, किसी भी धर्म से आगे बढ़ कर के चाहते हैं। वो धर्म के चश्मे से नहीं देखते, देश के नज़रिए से फैसले लेते हैं। दोस्तों, जहां पर केंद्र सरकार उम्मीद छोड़ चुकी थी, एक तरीके से सरकार हाथ खड़े कर चुकी थी, ये सब रिकॉर्ड पर है। और उसके बाद एक भारतीय लड़की के लिए हिंदुस्तान का मुस्लिम जमा हुआ, उसने उन्हें बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। ये दोस्तों कोई छोटी कहानी नहीं, बल्कि सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द की बड़ी कहानी है। इसका सालों साल तक जिक्र किया जाएगा और जिक्र करते ही अगले ही तरह की ताजगी महसूस होगी आपको अलग अंदाज में। क्योंकि दोस्तों, हम सब जानते हैं भारत में मुस्लिमों को लेकर किस किस तरीके के झूठ फैलाए जाते हैं। ये झूठ भारत के लोग नहीं दोस्तों, एक छोटा सा तबका, चंद गिने चुने लोगों का समूह फैलाता है, जो एक तरीके से भ्रम पाल बैठे हैं कि वो हिंदुओं को और हिंदुओं का कर्ता धरता है, वहीं पर डिसीजन लेते हैं और उसी के आधार पर हिंदू चलते हैं। हालांकि हिंदुओं का 1/4 वोट भी उन्हें मिलता नहीं। वो दिन रात बस उन्हीं को टारगेट करते हैं, अलग अलग मुद्दों के जरिए मुस्लिमों को विलेन घोषित करने का प्रयास करते हैं। नफरत और सिर्फ नफरत फैलाने में बिजी एक विशेष आइडियोलॉजी को इससे बेहतर जवाब तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कोई और हो सकता था, जो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने दिया, मुस्लिम लोगों ने दिया। इसे विस्तार से समझेंगे तो हमारे और आपके जैसे लोग जो चाहते हैं इस देश में विविधता बनी रहे, उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस बात पर आए, सबसे पहले उस मजबूर लड़की पर आते हैं जो यमन में फंस गई, एक ऐसे जुर्म की वजह से जो उससे अनजाने में हुआ। दोस्तों, यमन की राजधानी सना में मौजूद है सना सेंट्रल जेल। उसी सना सेंट्रल जेल में पिछले 8 सालों से केरला की निमिषा प्रिया कैद हैं। निमिषा पर यमन के एक शहरी तलाल आब्दो मेहदी के कत्ल का इल्ज़ाम है, जिसके लिए निमिषा को सजाए मौत दी गई। साल 2008 में केरल की रहने वाली निमिषा पेशे से एक नर्स है। केरल के एक लोकल चर्च ने निमिषा की नर्सिंग की पढ़ाई का खर्च उठाया। नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट करने के बाद साल 2008 में निमिषा बेहतर भविष्य के लिए तलाश में यमन गई। यमन की राजधानी सना में उसने एक सरकारी अस्पताल में नौकरी शुरू की। 3 साल के बाद साल 2011 का साल आता है। 2011 में निमिषा वापस केरला लौट आई और फिर टॉमी थॉमस से उनकी शादी हो गई। दोनों की एक बेटी भी है। शादी के बाद पति पत्नी वापस यमन चले गए, लेकिन तभी यमन में गृह युद्ध के माहौल पैदा हो गए, जिसके बाद साल 2014 में थॉमस अपनी बेटी के साथ केरला लौट आया, लेकिन निमिषा यमन में रह गई। मार्च 2015 का साल आता है। साल 2015 के बाद यमन के हालात बदतर हो गए, लेकिन इस बीच में हुआ ये कि साल 2015 में ही निमिषा ने सरकारी अस्पताल की नौकरी छोड़कर अपना खुद का एक क्लिनिक खोलने का फैसला लिया। लेकिन यमन के कानून के हिसाब से कोई गैर यमनी अपना नर्सिंग होम नहीं खोल सकता। और इसके बाद में निमिषा ने एक लोकल बिजनेसमैन तलाल अब्दो मेहदी के साथ में पार्टनरशिप में क्लिनिक खोलने का फैसला किया। मेहदी का यमन की राजधानी सना में टेक्सटाइल का बिजनेस था। मेहदी के साथ में अब निमिषा अपना क्लिनिक खोल चुकी थी। 14 बेड वाले क्लिनिक को खोलने के लिए निमिषा और उसके पति ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। मार्च 2015 के बाद गृह युद्ध की वजह से यमन के हालात लगातार खराब हो रहे थे, लेकिन चूंकि निमिषा अपनी सारी जमा पूंजी लगा चुकी थी, लिहाजा वो यमन छोड़ करके वापस केरला नहीं आ सकती थी। गृह युद्ध के चलते ही हिंसा की वजह से देश में घायलों की तादाद बढ़ने लगी। जाहिर है ऐसे में क्लिनिक खूब चल रही थी, लेकिन तभी मेहदी की नीयत डामाडोल हो गई। वो पैसे के घोटाले करने लगा। साथ ही पार्टनरशिप के लिए मेहदी ने निमिषा के साथ एक फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट भी बना रखा था। अब उसी मैरिज सर्टिफिकेट की आड़ में निमिषा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। सोचिए, जिस भारतीय केरला मूल की निमिषा ने एक अच्छी नीयत के साथ में बिजनेस के शुरू किया, एक यमन के एक शहरी के साथ में पैसा आने के बाद कैसे उस शख्स का ईमान डोल गया। साल 2016 में निमिषा ने इस बारे में लोकल पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने मेहदी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। निमिषा के पासपोर्ट और दूसरे तमाम जरूरी कागजात भी मेहदी के पास ही थे।
हालात ऐसे बन चुके थे कि अब निमिषा अपना पासपोर्ट लेकर वापस भारत लौटना चाहती थी। निमिषा को पता था कि उसका पासपोर्ट मेहदी ने अपने घर में रखा है। जुलाई साल 2017 का वक्त आता है। 2017 में अपनी एक यमनी नर्स दोस्त के साथ में निमिषा मेहदी के घर जाती है। चूंकि पेशे से वो एक नर्स थी, लिहाजा किसी को कैसे बेहोश किया जा सकता है वो जानती थी। उनका इरादा मेहदी को बेहोश करके घर से पासपोर्ट लेकर के निकल जाना था। निमिषा ने मेहदी को बेहोशी का इंजेक्शन भी लगाया, लेकिन गलती से डोज ज्यादा हो गया, जिसके चलते मेहदी की मौत हो गई। घबराई हुई निमिषा और उसके दोस्त ने पुलिस से बचने के लिए बाद में लाश के टुकड़े टुकड़े किए और उसे मेहदी के घर के टैंक में छिपा दिया। लेकिन मेहदी के कत्ल का राज खुलने के बाद निमिषा और उसके दोस्त के घर में मौजूदगी साबित हो गई, जिसके बाद में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में निमिषा के यमनी दोस्त को तो 3 साल की सजा देकर के छोड़ दिया गया, जबकि निमिषा को मौत की सजा सुना दी गई। हालांकि निमिषा ने बाद में अपने कन्फेशन में कत्ल की बात कबूल कर ली, लेकिन साथ ही उसका यह भी कहना था कि यह कत्ल एक हादसा था। उसका मकसद, मोटिव कत्ल करना बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो एक पीड़ित थी, पीड़ित एक यमनी शहरी के तहत। इसीलिए वो चाहती थी कि किसी तरीके से उस जालिम शख्स के पास से अपना पासपोर्ट हासिल कर ले, और इसीलिए उसने बेहोशी का मात्र इंजेक्शन दिया था, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ मेहदी को बेहोश करके अपना पासपोर्ट लेना था। लेकिन ओवरडोज के चलते अनजाने में मेहदी की जान चली गई। दोस्तों, 8 साल से निमिषा इसी सेंट्रल जेल में इस उम्मीद में अपनी सजा काट रही थी कि शायद उसे माफ़ी मिल जाए, और वो उम्मीद भारत के मुसलमानों ने कायम कर दी। यमन की जेल में कैद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी फिलहाल टल गई। एक अच्छी और राहत की खबर आई, उसे 16 जुलाई को फांसी दी जानी थी, लेकिन मुस्लिम धर्म गुरुओं की कोशिश की बदौलत इसे फिलहाल टल दिया गया। इसके साथ ही अब मौत की सजा पाने वाली प्रिया को फांसी से बचने की उम्मीद बढ़ गई। निमिषा प्रिया की फांसी टलने के पीछे केरला के मशहूर सुन्नी मुस्लिम विद्वान अबू बकर मुसलियार हैं। उनकी पहल और हस्तक्षेप से ऐसा संभव हो सका। प्रिया की फांसी टलने की बात करते हुए कंथापुरम ने समाचार एजेंसी एनआई को बताया, इस्लाम में एक ऐसा कानून है जो पीड़िता के परिवार को हत्यारे को माफ करने की इजाजत देता है। हालांकि वो पीड़ित के परिवार को नहीं जानते, फिर भी उन्हें यमन के विद्वानों से संपर्क किया और उनसे परिवार से बात करने का आग्रह किया था। जिन यमनी इस्लाम विद्वानों से उन्होंने हस्तक्षेप करने के लिए संपर्क किया, उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, चर्चा की और कहा कि वो जो कर सकते हैं करेंगे। अब जबकि फांसी की तारीख टल चुकी है, तो इससे पीड़ित परिवार के साथ चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने का एक रास्ता भी मिल गया। कांतापुरम ने कहा, यमन के इस्लामी विद्वान ने हमें आधिकारिक तौर पर सूचित किया है और एक दस्तावेज भेजा है जिसमें यह कहा गया है कि फांसी की तारीख टल गई है, जिससे चल रही चर्चाओं को आगे बढ़ाने में और मदद मिलेगी। मैंने केंद्र सरकार को भी चर्चाओं और प्रक्रिया के बारे में सूचित कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को भी एक पत्र भेजा है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं, सरकार सरेंडर अवस्था में जा रही थी, लेकिन सरकार का सहारा ग्रैंड मुफ्ती बन गए। उन्होंने जात धर्म नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ निमिषा की भारतीय पहचान का अक्स देखा और उन्हें बचाने के लिए यमन के मौलानाओं को अपना तर्क दिया। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसमें पीड़ित के परिवार को हत्यारों को माफी देने का अधिकार देता है। अब दोस्तों, 16 जुलाई को तय की गई फांसी की तारीख को टाल दिया गया, जिससे बातचीत और समझौते की उम्मीद बनी हुई है। अब आगे बातचीत के जरिए समाधान का रास्ता निकलेगा। वो रास्ता क्या हो सकता है? वो रास्ता ये हो सकता है कि अगर पीड़ित के परिवार की सहमति मिलती है तो ब्लड मनी यानी कि आर्थिक मुआवजे के बदले माफी मिलने की संभावना है। इसमें ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम मुसलियार भूमिका निभा रहे हैं, जो कि उनके प्रतिनिधि पीड़ित तलाल अब्दुल मेहदी के परिवार के संपर्क में है। खास बात यह है कि पहली बार मृतक के किसी करीबी रिश्तेदार ने भी बातचीत में भाग लिया। शरिया कानून के तहत पीड़ित परिवार चाहे तो दोषी को माफ कर सकता है, बिना शर्त या फिर ब्लड मनी के बदले। माना जा रहा है कि अगर परिवार मुआवजा स्वीकार करता है तो फंड जुटाना मुश्किल नहीं होगा। अब्दुल रहीम को सऊदी अरब से छुड़वाने में अहम भूमिका निभाने वाले ट्रस्ट ने इस बार भी 11 करोड़ रुपए देने की कोशिश की है। दोस्तों, 11 करोड़ रुपए। कारोबारी एम यूसुफ अली और बॉबी कैमनूर ने भी 1-1 करोड़ रुपए की सहायता देने का वादा किया है। तो यह है भारतीय मुसलमानों का सकारात्मक कदम, जिसने हिंदू मुस्लिम करने वालों को करारा जवाब दिया है।
तो दोस्तों, दरअसल ये पूरी घटना दर्शाती है कि एक तरफ भारत में जहां पर ऐसी नीति और रणनीति तैयार की जाती है जहां हिंदू और मुस्लिमों के बीच की खाई को बढ़ा करके लोग, राजनीतिक दल अपनी सियासी रोटी सेक सकें, उनको बदनाम करने की कोशिश करके मुस्लिमों के ऊपर कटाक्ष करकरा करके दूसरे तबके के लोगों को उनसे दूर करके अपना सियासी फायदा ले सकें। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।